हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग के मालूम है कि आपकी क्लास जो है वो सेल की चल रही है और बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका से मैं आप लोग का सेल पढ़ा रहा हूँ, जिसमें बारीक तरीका से हर चीज़ के बारे में आपको मैं समझा रहा हूँ कि आखिर सेल में कौन सा कोशिकांग क्या है, क्या कांग है, सारा चीज़ मैं आप लोग के बता चुका हूँ। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छी तरह से सेल पढ़ रहे होंगे और कॉपी में अच्छी तरह से आप नोट बना रहे होंगे। आप लोग का इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं करवाने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा, उसका मैं सेट तैयार कर रहा हूं। उसके साथ साथ ही आप लोग का एक दिन मैराथन क्लास चलेगा, जिसमें सेल का पूरा आप लोग का शॉर्ट ही वीडियो रहेगा, लेकिन पूरा आप लोग का बतलाएंगे। उसमें फिर से जितने फाइन मैं करने वाला हूँ सेल का, तो आप लोग धीरज बहान के वीडियो देखते रहें और पढ़ते रहें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज मैं आप लोग के टॉपिक जो मैं चालू करने वाला हूँ वो टॉपिक है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। और लाइसोसोम जो है से कहा जाता है कि सेल का अंदर ये सबसे खतरनाक कोशिकांग है। इतने खतरनाक कोशिकांग ये है कि ये सेल को अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं सबको आदेश देने का काम करता है। ये डरा कर रखता है सबको ये। तो चलिए मैं इसके बारे में आप लोग के बतलाता हूँ, क्या समझे लाइसोसोम है क्या। तो चलते हैं हम लाइसोसोम की तरफ। इधर चलते हैं, लाइसोसोम की तरफ चलते हैं कि लाइसोसोम है क्या। तो सबसे पहले मैं बताने का हूं मैं आप लोग का कि लाइसोसोम का खोज क्रिश्चियन डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम का खोज क्रिश्चियन डी डुबे ने किया था 1958 ईस्वी में। कब किया था? 1958 ईस्वी में किया था। किसका? लाइसोसोम का। और यह जंतुओं में पाया जाता है। यह जंतुओं में पाया जाता है। लाइसोसोम जीव द्रव का एक भाग है। लाइसोसोम जीव द्रव का एक भाग है और यह कोशिका द्रव में पाया जाता है। लिखता है कि इसका खोज क्रिश्चियन डी डुबे ने किया था। अब इसका खोज क्रिश्चियन डी डुबे ने 1958 ईस्वी में किया था, इसीलिए इनको 1974 ईस्वी में क्रिश्चियन डी डुबे को 1978 ईस्वी में नोबेल प्राइज से पुरस्कारित किया गया था। किससे पुरस्कारित किया गया था? तो क्रिश्चियन डी डुबे को नोबेल प्राइज से कहा जाता है। नोबेल पुस्तकालय से इसको क्या किया गया था? पुस्तक से इनको क्या किया था? सम्मानित किया गया था। लिखता है कि यह जो रहता है इसे छोटी सी थैली जैसी रचना होती है। यह जो रहती है ये छोटी सी थैली जैसी रचना रहती है। क्या रहती है? छोटी जैसी थैली सी रचना रहती है कोशिका का अंदर। ये छोटी सी थैली जैसी रचना होती है जिसके अंदर जल अपघटक एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। जिसके अंदर या क्या होता है? जल अपघटक हाइड्रोलाइटिक या पाचक एंजाइम भी इसको कहते हैं। जल अपघटक या इसको बोलते हैं पाचक एंजाइम। जल अपघटक या पाचक एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। तो क्वेश्चन आप लोग के पूछेगा कि लाइसोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक नामक एंजाइम पाया जाता है। यह एंजाइम क्या करता है मालूम है? यदि कोई कोशिका मर जाता है, यदि कहा जाता है कि हमारे बॉडी में कोई कोशिका मर गया, तो क्या करता है? उसको ये पचाने का काम करता है। क्या करता है? पचाने का काम करता है। इसे लिखता है कि पाचक के एंजाइम का ये काम करता है। एक प्रकार का हाइड्रोलाइटिक है। दूसरी क्या काम करता है कि ये सभी को डरा कर रखता है। बोलता है तुम काम करो। बोलता है यहाँ पे जैसे लाइसोसोम जो रहता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को बोलता है तुम काम करो, सेंट्रोसोम को बोलता है तुम काम करो। उसके बाद कहा जाता है सभी को देता है, राइबोसोम के बोलता है तुम काम करो। यानी सबको काम करने के लिए कहता है। अगर इसके आदेश के अनुसार अगर ये काम नहीं करता है तो उसके ऊपर अपने अंदर से यानी लाइसोसोम के अंदर से ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मालूम है क्या करता है? छिड़क देता है।
अब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़क देता है तो जिस पर छिड़कता है वो नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? वह नष्ट हो जाता है। क्या समझे? अगर वो इसीलिए इससे सब डरते हुए अंदर रहता है, जितने भी कोशिकांग रहता है ये सबसे डरते हुए रहता है। लिखता है कि इसका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, इसका निर्माण गाल्जी काय एंटीबॉडी यानी गाल्जी काय और ईआर में होता है। ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपादरवी जालिका में होता है। लिखता है कि ये हाइड्रोलाइटिक जो लाइसोसोम जो होता है वो सिर्फ जंतुओं में पाया जाता है। ये सिर्फ कहाँ पाया जाता है? जंतुओं में पाया जाता है। लिखता है यहाँ पे एक चीज और आप लोग के देखिएगा कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जब सारा कोशिका कार्य करना बंद कर देता है, जब कोशिका के अंदर सारा कोशिकांग क्या करता है कि कार्य करना बंद कर देता है, तो वो कोशिका क्या करता है कि फट जाता है। क्या करता है? फट जाता है, यानी पूरे पर एंजाइम ही छिड़क देता है। कौन? लाइसोसोम। जब पूरे पर एंजाइम छिड़क देगा तो कोशिका क्या होता है? फट जाता है। जब कोशिका फट जाएगा तो खुद सेल भी मर जाता है। इसीलिए उसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली, या उसको हम एटम बम के नाम से भी जाना जाता है, या आत्महत्या की थैली या एटम बम के नाम से जाना जाता है। मानते हैं कि यहाँ पे लाइसोसोम है। क्या है? लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला काम करने के लिए, काम करो, नहीं किया। सेंट्रोसोम को बोला काम करने के लिए, नहीं कहा। उसके बाद बोला यहाँ पे राइबोसोम की काम करो, नहीं करने के लिए बोला। उसके बाद और सब कोशिकांग है, वेक्यूल्स के बोला काम करने के लिए, नहीं किया। तो ये क्या करता है कि सब के ऊपर क्या करता है? छिड़क देता है। क्या? अपने अंदर से एंजाइम। कौन छिड़केगा? लाइसोसोम। अपने अंदर से कौन सा एंजाइम? जल अपघटक या पाचक एंजाइम, जिसका नाम है हाइड्रोलाइटिक। ये अगर छिड़क देगा तो क्या होगा? जितने भी कोशिका होते हैं मर जाता है, खुद फट भी जाता है। इसलिए इसको नाम है सोसाइटी सेल या आत्महत्या की थैली। तो याद रखिए, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन कभी कल आपको पूछेगा मेरे दोस्तों कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो डायरेक्ट बोलिएगा लाइसोसोम को। लाइसोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम होती है, तो डायरेक्ट बोलिएगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। उसके बाद बोलेगा कि कौन सा कोशिकांग के अंदर जल अपघटक या पाचक एंजाइम पाया जाता है, तो डायरेक्ट बोलेगा लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी डुबे ने किया था। किसने किया था? डी डुबे ने किया था। उसके बाद आप लोग के क्वेश्चन पूछेगा डी डुबे ने इसे खोज कब, क्रिश्चियन डी डुबे ने खोज कब किया था? 1958 ईस्वी में से खोज किया था। यह सिर्फ लाइसोसोम जो रहता है यह सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है। लिखता है यह एकल झिल्ली का निर्माण करता है। कौन? ये जो रहता है एकल झिल्ली का निर्माण करता है। लाइसोसोम जो रहता है एकल झिल्ली का निर्माण करता है। लिखता है कि लाइसोसोम यदि नष्ट हो जाता है, लाइसोसोम यदि नष्ट हो जाता है तो नष्ट होने के बाद यह कैंसर का भी निर्माण करता है। नष्ट हो जाता है तो मालूम है किसका निर्माण करता है? नष्ट होने के बाद ये कैंसर का भी निर्माण करता है। लिखता है यहाँ पे लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। कहा जाता है लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम। तो लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम निर्माण है, तो याद रखने हाइड्रोलाइटिक। कौन? हाइड्रोलाइटिक। तो लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम, तो लाइसोसोम में कौन सा उपस्थित एंजाइम है, तो हाइड्रोलाइटिक। और ये जल अपघटक एंजाइम है, पाचक एंजाइम है। और यह एंजाइम का निर्माण कहाँ होता है? ईआर में, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, अंतःपादरवी जालिका में इसका क्या होता है? निर्माण होता है। इसलिए इसको सोसाइटी याद रखना, ये खुद फटकर कहा जाता है पूरे सेल को क्या करता है? नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। जैसे ये फट जाएगा, अगर ये फट जाएगा तो ये पूरा सेल नष्ट हो जाएगा, और ये पूरा सेल नष्ट हो जाता है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अब लिखता है यहाँ पे एक चीज और कि लाइसोसोम कहाँ नहीं पाया जाता है, तो मैं बताता हूँ कि लाइसोसोम आरबीसी में, कहाँ? आरबीसी में, यानी रेड ब्लड सेल में नहीं पाया जाता है। क्या समझे? अगर रेड ब्लड सेल मर जाता है तो कहाँ जाता है? रेड ब्लड सेल यदि कहते हैं कि डेथ हो जाता है, रेड ब्लड सेल यानी मानते हैं आप लोग का
यहाँ RBC यदि मानते हैं कि मर जाता है तो मरने के बाद, ये मरने के बाद स्प्लीन में चला जाता है। कहाँ? स्प्लीन में चला जाता है। स्प्लीन को हिंदी में कहते हैं पलीहा। क्या बोलते हैं? पलीहा में चला जाता है। क्या समझे? इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। किसको कब्रिस्तान कहा जाता है? किसको? स्प्लीन को। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जब आरबीसी मर जाता है तो कहाँ जाता है, तो याद रखना स्प्लीन में जाता है। कहाँ जाता है वो? स्प्लीन में जाता है। क्या समझे? इसलिए आरबीसी को कब्रिस्तान कहा जाता है। किसका? स्प्लीन को। इसको पलीहा के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी इसको तिल्ली भी बोलते हैं। क्या इसको तिल्ली भी कहते हैं? तो आप लोग का क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि लाइसोसोम कहाँ नहीं पाया जाता है, तो लाइसोसोम आप लोग को याद होना चाहिए कि आरबीसी में नहीं पाया जाता है। क्योंकि अगर आरबीसी में पाया जाता तो अगर वो आरबीसी काम नहीं करता तो यार उस पर छिड़क जाता तो अपने आप कितने सेल मर जाते हैं। क्या समझे? इसीलिए ये आरबीसी में पाया नहीं जाता है। कौन? आप लोग का। तो यह हो गया कच्ची लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का आप लोग का आई होप कि आपको अच्छा से लाइसोसोम समझ में आ गया होगा, कहीं भी इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्या समझे? यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से। पढ़े क्या? लाइसोसोम। अब हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रोसोम। लाइसोसोम को हम लोग जानते हैं कि बोले क्या? आत्महत्या की थैली। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रोसोम कि सेंट्रोसोम क्या होता है। तो देखिए सेंट्रोसोम का खोज कहा जाता है टी बोबरी। किसने? सेंट्रोसोम का खोज ये टी बोबरी ने 1888 ईस्वी में किया था। सेंट्रोसोम का खोज टी बोबरी ने 1888 ईस्वी में किया था। यह लिखता है कि केंद्रक के बाद, देखिए सबसे पहले सेल के पास बीच में एक केंद्रक होता है। क्या होता है यहाँ पे? केंद्रक। ठीक बीच में क्या होता है? केंद्रक। अब आप लोग के बताए थे कि साइड साइड में क्या होता है? बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। ये होता है ER, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये होता है आप लोग के क्या? राइबोसोम। क्या होता है? ये लाइसोसोम। बहुत सारे कोशिकांग होता है यहाँ पे। केंद्रक के बगल में एक गोली जैसी रचना होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं CNTRO, सेंट्रोसोम कहते हैं। और यह सेंट्रोसोम का खोज किया था टी बोबरी ने 1888 ईस्वी में। लिखता है कि यह केंद्रक के यानी न्यूक्लियस के ठीक बाहर एक गोलाकार रचना, गोलाकार स्थान में होता है। लिखता है कि सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण, सेंट्रोसोम के मानते हैं कि यह केंद्रक है और यह केंद्रक के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है। एक या दो कण जैसी क्या होती है? रचना होती है। मानते हैं यह पूरा क्या है? केंद्रक है। केंद्रक के अंदर यहाँ पे का केंद्रक के बगल में यह सेंट्रोसोम है और सेंट्रोसोम के अंदर लिखता है कि सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसी रचना मिलती है। एक या दो कण जैसी रचना मिलती है और ये कण जैसी रचना मिलती है जिसे हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल के नाम से जाना जाता है। सेंट्रियोल के नाम से जाना जाता है। सेंट्रियोल के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग के यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसी रचना मिलती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। अब सेंट्रियोल का निर्माण किससे होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के पूछेगा। सेंट्रियोल का निर्माण किससे होता है? तो इसका निर्माण वसा, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं आरएनए से होता है। इसका निर्माण में किसका? सेंट्रियोल के निर्माण में कौन कौन भाग लेता है? तो सेंट्रियोल के निर्माण में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और आरएनए लेता है। क्वेश्चन पूछेगा कि सेंट्रियोल क्या होता है, तो आप लोग के याद रखना चाहिए कि केंद्रक के बगल में होता है सेंट्रोसोम और यह सेंट्रोसोम के अंदर कण जैसी दो तीन गो झुंड जैसी रचना पाई जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल बोलते हैं। और यह सेंट्रियोल किसका बना होता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और आरएनए का बना होता है। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका कार्य क्या होता है? सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? तो सेंट्रोसोम जो रहता है कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन में मदद करता है। तो लिखता है यहाँ पे
या सेल डिवीजन करता है। सेल डिवीजन मतलब कोशिका का विभाजन करता है। जैसे हमारी बॉडी में एक कोशिका से दूसरी कोशिका, यानी कि कोशिका टूटकर एक कोशिका से दूसरी कोशिका को निर्माण करना ही क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। यानी हमारे शरीर में यदि मानते हैं कि यहाँ पे मारते हैं तो कितने सेल मर जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पे एक सेल से दूसरे सेल निर्माण करता है कब? सेंट्रोसोम के कारण। तो याद रखना, सेंट्रोसोम के कारण ही कोशिका का विभाजन होती है। लिखता है कि सेंट्रोसोम ब्रेन में नहीं पाया जाता है, ब्रेन में नहीं पाया जाता है। ब्रेन का, क्योंकि ब्रेन जो बना होता है वो 90% न्यूरॉन का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूरॉन का बना होता है। और न्यूरॉन सेल में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। एकदम कान खोल के सुन लीजिए, कोशिका का विभाजन नहीं होता है। कहां नहीं होता है? तो याद रखना, ब्रेन के कोशिका में, और ब्रेन के कोशिका जो होती है 99% बना होता है न्यूरॉन का, और न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं पाया जाता होता है, क्योंकि न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो इसके लिए मैंने एगो चीज लिखा आप लोग का कि यह ब्रेन में नहीं पाया जाता है। क्योंकि ब्रेन में इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि वहां का कोशिका का विभाजन नहीं होता है। इसीलिए अगर आप गिर जाते हैं और गिरने के बाद आपका मस्तिष्क में चोट लग जाता है, वहां का कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाता है, क्या समझे? तो याद रखना, उसका पुनः निर्माण जल्दी ठीक नहीं होता है। ऐसे तुरंत आपको कहा जाता है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कभी कल किसी को सुना होगा कि ब्रेन में चोट लगा और डेथ कर गया। इसका मतलब है ब्रेन का सेल नष्ट कर गया, और एक बार अगर सेल नष्ट हो जाता है तो दोबारा फिर पुनः इसका निर्माण नहीं होता है। कारण क्या है? तो आप लोग साइंस की दृष्टि से सोचिए, क्योंकि इसके पास क्या नहीं पाया जाता है? सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। अगर हम ब्रेन में कोशिका विभाजन हो जाती है, ब्रेन में यदि कोशिका विभाजन हो जाती है और कोशिका भी, तो याद रखना, वो कैंसर का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? कैंसर का रूप ले लेता है। कैंसर कोई कहा जाता है कि नहीं, क्या होता है? कोशिका का डिवीजन करके अनियमित रूप से कोशिका उभर जाना ही क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। और यही कहा जाता है 1 2 4 5 सेल उभर के एक झुंड बना लेता है, तो उसको हम लोग ट्यूमर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूमर। जब झुंड बना लेगा तो ट्यूमर कहते हैं। याद रखिएगा ये सब चीज। आपको मैंने बता रहा कि यह ब्रेन में नहीं पाया जाता है, यह ब्रेन में नहीं पाया जाता। लिखता है यह केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? यह सेंट्रोसोम सिर्फ जो होता है एनिमल्स में ही पाया जाता है। या कहां नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा, यह ब्रेन की सेल में नहीं पाया जाता है, यह केवल एनिमल्स सेल में पाया जाता है। सेंट्रोसोम कहां पाया जाता है? एनिमल्स के सेल में पाया जाता है। क्वेश्चन एक और होगा कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कहां होती है? तो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा सेल डिवीजन यकृत यानी लीवर में होती है। कहां होती है? लीवर में होती है, यानी लीवर के सेल में सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होती। कहां नहीं होती है सेल डिवीजन? तो याद रखना, न्यूरॉन में हो। न्यूरॉन कहां पाया जाता है? ब्रेन में। न्यूरॉन की मात्रा ब्रेन में कितना % होती है? तो 90% होती है। कितना %? 90%। अब लिखता है कि सेंट्रोसोम सिर्फ कहां? तो ब्रेन में नहीं पाया जाता है, यह केवल एनिमल्स में पाया जाता है। लिखता है कि प्लांट में, कहां? प्लांट का मतलब हो गया पौधों में। कहां? पौधों में कोशिका का विभाजन किसके द्वारा होता है? तो प्लांट में कोशिका का विभाजन सेल, किसके द्वारा? सेल प्लेट के द्वारा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, कोशिका का विभाजन कहा जाता है कि प्लांट में किसके द्वारा होता है? तो सेल प्लेट के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सेल प्लेट। देखो मैंने लिख चुका हूं, प्लांट सेल में, यानी प्लांट सेल में सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेल प्लेट के द्वारा होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, तब कि हम आप लोग का आगे आप लोग का बताने वाला हूं। आप यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, तब कि हम आपके इसके बाद बतलाने वाला हूं। क्या समझे? आज के क्लास में हम लोग पढ़े लाइसोसोम, लाइसोसोम के बाद हम लोग पढ़े क्या? सेंट्रोसोम। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वैक्यूल्स, जिसका हिंदी होता है रसधानी। क्या होता है हिंदी? रसधानी। हम लोग लाइसोसोम पढ़ लिए। लाइसोसोम में क्या पढ़े कि लाइसोसोम के आत्म हत्या की थैली कहा जाता है, पढ़े इसमें हम लोग। और उसमें एक कहा जाता है खतरनाक, क्या होता है? एक जल अपघटक एंजाइम होता है, यानी पाचक एंजाइम होता है। क्या समझे? जो मरे हुए कोशिका को क्या करता है? पचाने का काम करता है। या जो कोशिका काम नहीं करता है अंदर, उस पर वो जड़ छिड़क देता है, अपने अंदर से एंजाइम छिड़क देता है। क्या समझे? और उस क्या हो जाता है? डेथ कर जाता है। हम समझे? उसके बाद हम लोग पढ़े सेंट्रोसोम,
जिसका खोज टी बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। सेंट्रोसोम क्या काम करता है? कोशिका विभाजन करने में मदद करता है। और ये सेंट्रोसोम कहाँ नहीं पाया जाता? ब्रेन में नहीं पाया जाता। ये सारा चीज मैंने पढ़ा। आज मैं फिर पढ़ाने वाला हूँ आप लोग का वैक्यूल्स, जिसको बोलते हैं रसधानी। क्या पढ़ाने वाला हूँ? रसधानी। रसधानी क्या है थोड़ा सा समझेंगे। लिखता है यह एक पतली, झिल्लीदार, गोलाकार और अंडाकार छोटी छोटी जैसी रचना होती है। क्या होती है? यह वैक्यूल्स जो होती है यह एक पतली, झिल्लीदार एवं गोलाकार और अंडाकार छोटे छोटे कहा जाता है रचना होती है, जिससे हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। और यह टोनोप्लास्ट में केयर करना, फिर से यह एक पतली, झिल्ली, गोलाकार और अंडाकार छोटी छोटी रचना होती है, जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या समझे? और यह टोनोप्लास्ट में एक जलीय तरल पदार्थ भरा रहता है। क्या भरा रहता है? जलीय तरल पदार्थ भरा रहता है। लिखता है वैक्यूल्स का खोज किया था एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। इसका खोज किसने किया था? तो क्वेश्चन पूछेगा तो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने इसका भी खोज किया था। क्या समझे? यह याद रखना, यह एनिमल्स यानी जंतु में छोटा होता है। यह जंतु में क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन यह एक से अधिक भी होती है। यह जंतु में छोटा होता है और जबकि कहा जाता है प्लांट यानी पौधे में यह बड़ा होता है। तो यहीं पे क्वेश्चन पूछेगा एक कि वैक्यूल से एनिमल्स में क्या होता है, छोटा या बड़ा? तो बोलिएगा बड़ा। जंतु में क्या होता है? छोटा होता है। कौन? वैक्यूल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं रसधानी। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कुछ नहीं इसमें, ज्यादा छोटा सा चीज है। क्या समझे? कि कहता है बेटा कि एनिमल्स में क्या होता है? छोटा होता है, जबकि प्लांट में क्या होता है? ये बड़ा होता है। बोलता है कि प्राणी कोशिका में यानी एनिमल्स सेल में या एक से अधिक वैक्यूल्स पाया जाता है। एक से अधिक पाया जाता है। प्राणी सेल में जो होती है, प्राणी कोशिका में जो होती है, या एक से अधिक पाया जाता है। बोलता है प्राणी की कोशिका में यह एक से अधिक पाया जाता है। लिखता है यकृत, जिसको हम लोग लीवर बोले थे, अभी जस्ट बताए थे कि लीवर में सेल डिवीजन सबसे ज्यादा होती है। लीवर में सेल डिवीजन सबसे ज्यादा होती है। तो यकृत के सेल में पेरोक्सीसोम के कण पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा आप लोग का कि यकृत के सेल में किस प्रकार के कण पाए जाते हैं? तो पेरोक्सीसोम के कण पाए जाते हैं। यह एक प्रकार के और क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा कि पेरोक्सीसोम कहाँ पाया जाता है? तो यकृत के सेल में पाया जाता है। अब लिखता है कि इसका वैक्यूल्स का मेन कार्य क्या होता है? तो रसधानी। क्या नाम है? रसधानी। तो वैक्यूल्स यानी रसधानी का मेन काम है यह जल को स्टोर यानी संचित करके रखता है। ये जल को क्या करता है? स्टोर। इसका मतलब है कि जल को यह संचित करके रखता है, जमा करके रखता है। क्या समझे? और आवश्यकता अनुसार क्या करता है? जल को देता है। ये था आप लोग का क्या यहाँ पे रसधानी। तो देखो बच्चों, आप लोग का मैं जो हूँ क्या सेल को एकदम बिल्कुल डिफिनिफाइन करके अलग अलग करके मैं आप लोग के पढ़ा रहा हूँ। बरसक टाइम ज्यादा लग रहा है, इससे आप अकबकाइए नहीं, क्योंकि आपको मैं ज्यादा फायदा भी तो दे रहा हूँ इससे, बहुत ज्यादा ये फायदा मैं आपके लिए दे रहा हूँ। इसके एक वीडियो के पीछे समझो कि मेरा पीछे 4 घंटा का मेहनत, 3 घंटा का मेहनत रहता है, तो मैं आप लोग का वीडियो बनाकर और आप लोग के सामने देता हूँ। क्या समझे? तो आप लोग का भी थोड़ा फर्ज बनता है कि सर इतना मेहनत करते हैं, मेरे लिए मेहनत करते हैं, तो आपका जो काम है थोड़ा करिए, सब्सक्राइब करवाइए और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, बेल आइकन के घंटी दबाइए। क्या समझे? और शेयर कीजिए। समझे? तो ये आप लोग का सेल है। इसके बाद आप लोग की नेक्स्ट डे में आप लोग के पढ़ाने वाला हूं। समझे? तो आज तक अपना इतना ही। और याद रखिए एक चीज आप लोग कि तमन्ना इस प्रकार से रखिए कि हम मंजिल तक पहुंच पाए। तमन्ना आप इस प्रकार से रखिए कि हम मंजिल पर पहुंच पाए। रबुद्दों के चक्कर में नहीं पड़ना है, बेवकूफों के चक्कर में नहीं पड़ना है, हासिल हमें मंजिल तक जाना है। समझे? तो मंजिल पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे हमें कहा जाता है कि ऊपर छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां से कैसे चढ़ना पड़ता है, उसके लिए एक कदम धीरे धीरे करके आप ऊपर चढ़ने की कोशिश करिए और आप धीरे धीरे पढ़िए। ये नहीं कि एक ही दिन सब पढ़ लेंगे। जो प्रतिदिन वीडियो अपलोड होता है, प्रतिदिन जितना पढ़ाया जाता है आप उतना ही पढ़िए। क्या समझे? और धीरे धीरे ही सीढ़ी चढ़िए। यही धीरे चढ़ते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आप छत पर चढ़ जाइएगा, और छत पर जब चढ़ जाइएगा तो आपको फिर वो छत पर चारों ओर से खाली स्थान मिलेगा। आप जिधर भी जा सकते हैं, हर फील्ड में आपको कामयाबी का ही दमन चूमेगी। इसलिए आप एक स्टेप होकर आपको याद रखिए क्या होगा, आपको चढ़ने की कोशिश कीजिए। आप एक चीज थोड़ा सा देखिएगा, अभी मौसम आ गया ठंडा का,
किसका मौसम आ गया? ठंडक का मौसम। ठंडा का भरसुक है, लेकिन एक चीज जरूर से आता है, आप लोग देखिएगा कि ठंडे के मौसम में आप कुहासा जरूर गिरता है। ऐसे देखोगे कुहासा के देखोगे तो इतना कुहासा, हम कैसे बढ़ें, कैसे जाएंगे, कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन कुहासा एक चीज सिखा के जाता है। कुहासा क्या सिखा कर जाता है मैं बताऊं? कुहासा एक चीज यह सिखा कर जाता है कि अगर एक कदम चलोगे तो दूसरा कदम मैं दिखूंगा, दूसरा कदम चलोगे तो मैं तीसरा कदम दिखूंगा। इसीलिए कहते हैं कि मेहनत करने वाले को कोई रुकावट नहीं होता है। कुहासा से सीखना चाहिए कम पर कम, कि देखने कि कुछ दूरी तक नहीं लुकेगा, लेकिन अगर एक कदम बढ़ोगे तो दूसरा कदम दिखाई पड़ेगा, दूसरा कदम बढ़ोगे तो तीसरा कदम दिखाई पड़ेगा। इसीलिए बच्चों, आपके लिए मैं मेहनत करता हूं, आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए, पढ़िए, और धीरे धीरे जितना अपलोड होता है उतना ही आप पढ़िए। किसी और दूसरे टीचर से भी देखिए, वहां से तुलना करिए, यहाँ से आपको बहुत ज्यादा मैं फैकल्टी दे रहा हूँ। तो आज भर मेरे दोस्तों इतना ही, फिर बतावेंगे नेक्स्ट डे, अगला क्लास में करेंगे। तो आज तक मेरा टाइम कंप्लीट हुआ। तो जय हिंद, जय भारत एंड गुड लाइफ।